तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान लिया, तो उसी प्रकार से इस कड़ी में जो अगला फोर्स आएगा वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सही में रिएक्शन फोर्स ही है। न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हुए ये फोर्स लगेगा। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर कोई बल लगाएगा तो दूसरा सरफेस भी पहले सरफेस के ऊपर एक एडजस्टिंग फोर्स लगाएगा और यही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर जाना जाएगा। अब दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे तो दोनों सरफेस के ऊपर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जो हमारा मान लिया जाए यहां पर उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल मान लिया जाए फ्लोर है। इस फ्लोर पर एक m मास का बॉडी हमने रख दिया। ये हमारा जो फ्लोर है उस पर m मास का बॉडी हमने रख दिया। अब चूंकि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा और तो कोई फोर्स यहां पर लगेगा नहीं। इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगेगा नहीं कि मोशन स्थिर है। इस डायरेक्शन में भी अगर कोई बॉडी फ्लोर पर रख दीजिएगा तो स्थिर आराम से रुका हुआ रहेगा। तो न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से इस बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पर है। तो न्यूटन साहब के गति के यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पहले नियम के तहत इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मान लिया जाए इस डायरेक्शन को हम लोग y एक्सिस बोल देते हैं, यानी ऊपर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हमारा j कैप हो जाएगा और नीचे के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर माइनस। तो चूंकि इस दिशा में ये बॉडी अस्थिर है, मोशन हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। अब देखा जाए इस दिशा में हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो इस दिशा में चूंकि टोटल एक्सटर्नल फोर्स यानी mg माइनस j कैप, इसका डायरेक्शन माइनस j कैप के डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस प्लस नॉर्मल रिएक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इस बॉडी पर, इस सरफेस, इस बॉडी पे, इस सरफेस पर ऊपर की तरफ m मास वाले बॉडी के सरफेस पे ऊपर की तरफ। टोटल फोर्स का सम 0, तभी ना एक्सेलरेशन 0 होगा। टोटल फोर्स 0 तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब देखिए यानी j कैप को यहां पर इग्नोर कर देते हैं हम लोग क्योंकि सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो साइन को रख लेंगे और डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे, यानी कि mg माइनस यहां पर साइन रख जाएगा, j का इग्नोर करके प्लस n इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू mg। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा वो हमारा mg के बराबर आ जाएगा। जरा एक उदाहरण और देख लीजिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई इंक्लाइन प्लेन पर, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया हुआ है, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि कोई बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ था। अब उसी केस को दोबारा कंसीडर कीजिए तो ये हमारा 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा फोर्स लग रहा था। अगर ये बात क्यों लग रहा था याद नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अब चूंकि इस mg का इफेक्ट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा है और नॉर्मल टू द इंक्लाइन, मतलब नॉर्मल टू द इंक्लाइन इसको आप y एक्सिस मान लेते हैं तो इस डायरेक्शन को आप j कैप बोल देंगे, इस डायरेक्शन को माइनस j कैप बोल देंगे। अब इस डायरेक्शन में हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं, एक्सेलरेशन 0 है,
इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होना चाहिए न्यूटन के गति के पहले नियम के हिसाब से। यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं तो क्या हो जाता है एन जे कैप प्लस एम जी कॉस थीटा माइनस जे कैप, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको हम लोगों ने अभी निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस माना है। एम जी कॉस थीटा माइनस जे कैप जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है फिर उसी तरह से जे को इग्नोर कर देंगे तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी। इसका मतलब n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन आप लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्शन एक कंसीडर कर लेना है बस, और उस डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देना है। अगर उस दिशा में मोशन हो रहा है तो उस हिसाब से लगा दीजिएगा, एम कर दीजिएगा। अगर सरफेस भी चल रहा है साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही, लेकिन वहां पर यहाँ एम कर दीजिएगा जीरो के जगह। वो हम लोग जब डीप में जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। अभी तक आप यही समझिए नॉर्मल रिएक्शन सिंपल केसेस में कैसे निकालते हैं। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन स्फेरिकल और सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर तब मानेंगे जब एक पॉइंट टच कर रहा हो। स्फीयर की अगर आइडियल सरफेस हो, एक प्लेन सरफेस हो, एक स्फेरिकल सरफेस हो, या दो स्फेरिकल सरफेस आपस में टच कर रहा हो, तो एक्चुअली में एक पॉइंट ही टच करता है। दोनों सरफेस का एक एक पॉइंट ही टच करता है, लेकिन यहां पर हम लोग सरफेस कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, तो वो हमारा सर्कुलर फॉर्म में जो सरफेस होगा वो या तो स्फीयर का सरफेस हो सकता है, या तो सिलेंडर का सरफेस हो सकता है, या तो कोई रिंग हो सकता है, या तो कोई डिस्क हो सकता है। डिस्क के फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। चक्का हो तो रिंग है, और चक्का जब पूरी तरह से भरा हुआ हो तो हमारा डिस्क हो जाएगा। और स्फीयर कोई गोला हो टच में तो वो तो स्फीयर नहीं। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेंटर से पास होगा, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर और दैट सर्किल, उसके सेंटर से नॉर्मल रिएक्शन पास करेगा। हरदम इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत एग्जांपल आपके पास ऐसा ऐसा आएगा। जैसे कि मान लिया जाए इस केस के लिए अभी हम दिखा रहे हैं, इस केस के लिए मान लिया जाए कि कोई ऐसा, और ये सरफेस है तो, और यहां पर एक ले लिया हमने सिलेंडर, ये स्फीयर थोड़ा अंदर तक दूर तक गया, मतलब ये सरफेस जो है थोड़ा अंदर तक दूर तक गया है दोनों सरफेस, और यहाँ हमारा एक सिलेंडर रखा हुआ। तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो इस सरफेस से लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इससे जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एकदम सेंटर से पास होगा। एंगल निकालने में आपको सहूलियत प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई भी सर्कुलर रहे, चाहे सिलिंड्रिकल रहे या स्फेरिकल सरफेस रहे, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा हरदम सेंटर से पास होगा। और भी कौन से ना एनर्जी नीचे की तरफ लगेगा, इसका इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन आज हम लोगों ने डिस्कस। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टेंशन फोर्स के विषय में। अगले एपिसोड में हम लोग टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक बस इतना ही।